हेलो स्टूडेंट्स, ये बीए इन इकोनॉमिक्स का क्लास है। सेमेस्टर 1 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसका नाम है, और ये पेपर 4 यूनिट में डिवाइड है। देयर आर 4 यूनिट्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर। फर्स्ट यूनिट इज बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, अर्थशास्त्र के जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं। और इस यूनिट के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। ओके, माई सेल्फ मोनिका अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, और मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक पेपर 1 पढ़ाऊंगी। चलिए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का कैसे विकास हुआ। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को समय के अकॉर्डिंग कई सारे ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली देयर आर 5 और 6 ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज वेल्थ डेफिनेशंस। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक्स को धन संबंधी विज्ञान मानने वाले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस आती हैं। इन सभी इकोनॉमिक्स ने अर्थशास्त्र को धन संबंधी विज्ञान माना है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इन विच वी स्टडी वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी। इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और क्रिटिसिज्म देखेंगे। और इस तरीके से उसके बाद अगला ग्रुप आएगा वेलफेयर डेफिनेशंस, स्कैरसिटी डेफिनेशंस, वांटलेसनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड फाइनली मॉडर्न डेफिनेशंस। तो आज के क्लास में हम वेल्थ डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। First of all, I would like to introduce you about economics. Actually, present time में economics का क्या meaning है तो वो देखेंगे। Economics is the science that deals with the production, exchange or distribution and consumption of various commodities in economic system. अर्थशास्त्र एक ऐसा साइंस है, ऐसा विज्ञान है जिसमें हम जो इकोनॉमी में जो वेरियस कमोडिटीज का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, उन वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और डिस्ट्रीब्यूशन और उनका वितरण, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच में उस वस्तुओं का वितरण कैसे होता है, एंड कंजम्पशन, उपभोग ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन इकोनॉमिक सिस्टम। तो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग का अध्ययन करने वाला जो साइंस है, विज्ञान है, वो इकोनॉमिक्स है। ऑल्सो स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स, इन्वेस्टर्स एंड नेशंस एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर अनलिमिटेड वांट्स। हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन वांट्स हैं, इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं, दुर्लभ हैं, सीमित है, लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को, अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए कैसे इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, गवर्नमेंट्स मीन्स सरकार, इन्वेस्टर्स निवेशक, एंड नेशंस और राष्ट्र कैसे एलोकेट करते हैं, आवंटन करते हैं उन रिसोर्सेज का अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने में। ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र कैसा विषय है, एक ऐसा विषय है जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण और कंजम्पशन, उपभोग को स्टडी करता है। और इसके साथ ही साथ जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको से कैसे विभिन्न देश, सरकार, निवेशक और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसको स्टडी करने वाला विज्ञान या साइंस इकोनॉमिक्स कहलाता है। नाउ वी विल सी इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। तो इकोनॉमिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया व्हिच मींस हाउसहोल्ड मैनेजमेंट्स विथ लिमिटेड फंड्स इन द मोस्ट सैटिस्फैक्टरी पॉसिबल मैनर। तो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, ये एक ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मीन हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि अपने घर की व्यवस्था करना विथ लिमिटेड फंड, सीमित फंड से। तो लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध फंड से कैसे अपने घर को मैनेज किया जाता है, हाउस होल्ड या घरेलू जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, व्यक्ति है, वो कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं इन द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी पॉसिबल मैनर, यानी कि सबसे अच्छे संतुष्टि देने वाले तरीके से। तो इस बात को अध्ययन करने वाला या स्टडी करने वाला जो साइंस है, जो विज्ञान है या जो विषय है, वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स
came from Greek word oikonomia. Although economics is a subject has a history of only around 250 years. अगर हम सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को देखें तो इसका इतिहास केवल 250 वर्ष पुराना ही है. But the basic human problems of consumption, production, exchange, distribution started from the early human life, and as civilization progressed, these problems became more complex. तो एज ए सब्जेक्ट इसका हिस्ट्री 250 वर्ष पुरानी है. इकोनॉमिक्स को जब से हमने सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में स्टडी करना स्टार्ट किया है तो ये इसको अभी लगभग 200 से 250 वर्ष ही हुए हैं. पर जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, तो ये सारी समस्याएं अर्ली ह्यूमन लाइफ से ही जो है ह्यूमन के सामने एग्जिस्ट कर रही हैं. और जैसे जैसे मानव सभ्य होता चला गया है ये समस्याएं भी और अधिक कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स होती चली गई हैं. हम देखेंगे इधर कि एंशिएंट टाइम में इकोनॉमिक्स क्या था. तो अगर भारत के संदर्भ में भारत में बात की जाए तो इन इंडिया रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र डिस्कस्ड एग्रीकल्चर, टैक्सेशन, सोशल वेलफेयर, ट्रेड ईटीसी. तो रामायण महाभारत से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक जितने भी हमारे एंशिएंट जो लिटरेचर है उसमें कृषि, करारोपण, गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है, सोशल वेलफेयर, पब्लिक का कल्याण, आम जनता को लाभ, कल्याण हित, ट्रेड, व्यापार जैसी बातों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है. इट मीन्स अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है ये बहुत पहले से ही राइटर्स हैं फेमस वो उसका उल्लेख करते रहे हैं. अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वेस्टर्न लिटरेचर, तो एरिस्टोटल, प्लेटो एंड अदर्स डिस्कस्ड वेरियस इकोनॉमिक इश्यूज. उन्होंने भी अपने लिटरेरी वर्क्स में, अपने साहित्य में आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की है. तो इस तरीके से जो इकोनॉमिक्स है वो प्राचीन काल से ही हमारी सोसाइटी में मौजूद थी. इन 16th एंड 17th सेंचुरी, अब हम बेसिक जो टाइम पीरियड है जहाँ पर मेजर चेंजेस आए हैं उसको ही देखेंगे. तो 16th 17th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स का क्या स्वरूप था, क्या फॉर्म. 17th सेंचुरी में सेंट्रल क्वेश्चन वॉज अबाउट द प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ ऑफ अ कंट्री. तो 16वीं 17वीं शताब्दी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अर्थशास्त्र का मतलब तात्पर्य था प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ ऑफ अ कंट्री, किसी देश की संपन्नता, समृद्धि और उस देश में उपलब्ध धन की मात्रा से लगाया जाता था. एंड हाउ इट कुड बी मोर प्रॉस्परस, और इस बात का अध्ययन किया जाता था, इस बात पर फोकस किया जाता था कि कैसे किसी कंट्री को और अधिक रिच, प्रॉस्परस बनाया जाए. तो उस समय बेसिकली टू स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए. उस समय बेसिकली यूरोप की बात कर रहे हैं हम, तो दो तरह के थॉट्स इमर्ज हुए. टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहा जाते हैं. यहाँ पर स्कूल का मतलब है कोई एक कम्युनिटी, कोई एक संप्रदाय जो सेम थॉट्स को फॉलो करती है, एग्री करती है सेम थॉट्स से. ठीक है, तो देयर वर टू स्कूल ऑफ थॉट्स. फर्स्ट वन इज मर्केंटलिज्म एंड सेकंड वन इज फिजियोक्रेसी. मर्केंटलिज्म मींस व्यापारवाद, फिजियोक्रेसी का मतलब होता है प्रकृतिवाद. तो मर्केंटलिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग, दे एम्फसाइज्ड ऑन ट्रेड. वो लोग ट्रेड यानी कि व्यापार पर बहुत अधिक जोर देते थे. एंड सेकंड, एक्युमुलेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स एज इंडिकेटर ऑफ वेल्थ. और समृद्धि या धन के प्रतीक के रूप में प्रेशियस मेटल्स को एक्युमुलेट करना, संचय करने को अधिक प्रमुखता देते थे, एम्फसाइज करते थे, जोर देते थे, तो फोकस करते थे. तो मर्केंटलिज्म में ट्रेड पर जोर दिया जाता था और जो प्रेशियस मेटल है उनका संचय करने पर अधिक फोकस किया जाता था. जबकि जो प्रकृतिवादी थे, फिजियोक्रेटिक थे, फिजियोक्रेसी में जो बिलीव करते थे, उनका मेन जो एम्फसाइज था वो था एम्फसाइज ऑन नेचुरल एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड माइनिंग. वो जो प्राकृतिक गतिविधियां हैं जिनसे उत्पादन होता है, जैसे कृषि, फिशिंग, माइनिंग, खनन करना, जो हमारे हैवी मेटल्स, अदर नेचुरल आइटम्स हैं जो लोहा, सोना, चांदी वगैरह, तो इसको निकालना. इस तरीके से वो प्राकृतिक गतिविधियों पर अधिक जोर देते थे. एंड ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री. और जो इंडिकेटर था प्रॉस्पेरिटी का, संपन्नता का सूचक क्या था कि इन जो नेचुरल हमारे पास रिसोर्सेस हैं इनकी ग्रेटर अवेलेबिलिटी, अधिक मात्रा में उपलब्ध होना. तो जो जिन देशों में ये इनकी मात्रा अधिक होती थी वो देश अधिक रिच माना जाता था. तो इस तरीके से जो 16th-17th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक्स था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ट्रेड और दो विचारधाराएं हैं, ये ट्रेड पर फोकस करते थे, प्रेशियस मेटल के एक्युमुलेशन को प्रेफर करते थे, और उसके बाद ये नेचुरल एक्टिविटीज पर फोकस करते थे, और उसके बाद जो है इंडिकेटर ऑफ वेल्थ माना जाता था ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. मींस जिस देश में ज्यादा अधिक कृषि का उत्पादन होता है, मछली उत्पादन होता है, जो हमारे पास जो प्रकृति ने जो भी संसाधन दिए हैं वो जितनी अधिक मात्रा में उपलब्ध होंगी वो देश उतना ही अधिक रिच है. तो ये एक इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि प्राचीन काल से लेकर के 16th-17th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या माना जाता था. शॉर्ट में किस फॉर्म में इकोनॉमिक्स को स्टडी करते थे.
अब है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। समय के साथ साथ देखिए डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम एडम स्मिथ के समय से लेकर के मॉडर्न टाइम्स तक की बात करते हैं, क्योंकि 1776 में एडम स्मिथ एक जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बुक लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस का, ये शॉर्ट में नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी विभिन्न राष्ट्रों का जो धन है उसके बारे में, संपत्ति है उसको लेकर के उन्होंने एक पुस्तक लिखी। एडम स्मिथ से पहले इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में, या इकोनॉमिक्स को एक जो है सोसाइटी में रिकग्निशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट नहीं मिला था। और एडम स्मिथ की इस बुक में ही उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को जो प्रीवियसली जो लोग मानते थे, फॉलो करते थे, सोसाइटी में थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ नए विचारों के साथ इस बुक को पब्लिश किया। तो इसीलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। तो इन्होंने जो डेफिनेशंस दी वो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस मानी जाती है, यानी कि उन्होंने अर्थशास्त्र को धन संबंधी विज्ञान माना, कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें धन संबंधी क्रिया, यानी कि धन, जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके पास धन कहाँ से आता है और वो कैसे धन का खर्च करते हैं, वो कैसे अपने धन को बढ़ा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी जो इश्यूज हैं इनका स्टडी इकोनॉमिक्स के अंतर्गत दिया जाता है। तो पहला ग्रुप है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस, अगला ग्रुप आता है वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशंस, कल्याण से संबंधित परिभाषाएं, जिसमें धन के बजाय धन के साथ साथ मनुष्य के कल्याण को प्रमुख वरीयता दी जाने लगी, और इसके जो प्रमुख प्रोपाउंडर थे वो अल्फ्रेड मार्शल। थर्ड ग्रुप है स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशंस, ये लियोनेल रॉबिन्स ने दिया था ये कॉन्सेप्ट। तो लियोनेल रॉबिन्स के साथ उनके सारे फॉलोअर्स कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज वांटलेसनेस, जिस आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषाएं, और ये परिभाषाएं इंडियन इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर जी के मेहता ने दिया था। अगला ग्रुप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशन, जिसमें इकोनॉमिक्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का साइंस माना गया, और इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली या इस कॉन्सेप्ट को देने वाली जो प्रमुख इकोनॉमिस्ट है वो पॉल सैमुअल्सन और उनके फॉलोअर्स हैं। और लास्ट में आती है हमारी मॉडर्न डेफिनेशंस। मॉडर्न डेफिनेशंस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में ये हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं इन सबको मर्ज करते हुए एक आधुनिक परिभाषा बनाई कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी, वांटलेसनेस एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारी चीजों को का अध्ययन करते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक की परिभाषाओं को बेसिकली इन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला ग्रुप है वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस। आज हम वो देखिए वेल्थ डेफिनेशंस हैं, इनको क्लासिकल डेफिनेशंस भी कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को देने वाले और इसको फॉलो करने वाले जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं। क्लासिकल मीन्स होता है यूनिक, कोई नया आइडिया देने वाले, श्रेष्ठ ना, श्रेष्ठ विचार देने वाले। तो उस समय ये जो इकोनॉमिक्स नया विषय था और उस विषय को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और आइडिया देने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक इनका टाइम पीरियड था, एंड हिज फॉलोअर्स जेबी से, वॉकर, जेएस मिल, डेविड रिकार्डो, टीआर माल्थस आर नोन एज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो ये सारे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के फॉलोअर्स, एडम स्मिथ with his followers are known as classical economists. First systematically completed book on economics is An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations, written by Adam Smith, professor of philosophy, was published in 1776, and for his contribution to the economics he is known as father of economics. ये जो फिगर है, इमेज है, ये एडम स्मिथ की है, और एडम स्मिथ ने अपना जो बुक है उसका पूरा जो 1776 में पब्लिश हुई थी, और उन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट सिस्टमेटिकली कंप्लीटेड बुक इकोनॉमिक्स पर जो पहली ऐसी कोई पुस्तक थी जो सिस्टमेटिकली यानी कि व्यवस्थित तरीके से पब्लिश की गई थी, उसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों जो नेशंस होते हैं उनके धन का कारण और स्वभाव से संबंधित एक खोज। ठीक है, तो उन्होंने इस पुस्तक में कि विभिन्न जो देश हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, वो कैसे उन्होंने धन का अर्जन किया है, वेल्थ क्रिएट किया है, और वो कैसे अपने धन को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इससे संबंधित बहुत सारी उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, इसी बात की चर्चा की थी, खोज की थी इस बात की, और इसीलिए इनकी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। और उनके इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जाना जाता है। एडम स्मिथ ने डिफाइन किया है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इनका जो टाइटल है, बुक टाइटल है, ये इटसेल्फ एक डेफिनेशन है, अर्थशास्त्र का परिभाषा
के रूप में ही उन्होंने ये बात कही है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो कि विभिन्न राष्ट्रों के धन के कारण और उसके स्वभाव इंक्वायरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इनके नेक्स्ट बहुत बड़े फॉलोअर थे जेबी से। जेबी से ने भी बताया कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो धन के बारे में अध्ययन करता है। बाद जीएस मिल, डेविड रिकार्डो और माल्थस वगैरह भी इन्हीं के फॉलोअर्स थे और उन्होंने इनकी बात पर पूरी तरह से एग्री करते थे। अब हम देखेंगे कि एडम स्मिथ ने किन बातों को बुक में लिखा, कौन कौन से विचार दिए। ही एक्सप्लेन हाउ अ नेशंस वेल्थ इज क्रिएटेड। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि कैसे कोई राष्ट्र धन का क्रिएशन करता है, यानी कि धन का उत्पादन करता है। He had integrated the thoughts of mercantilism and फिजियोक्रेसी and gave importance to both trade and agriculture। इसके पहले हमने मर्केंटलिज्म एंड फिजियोक्रेसी देखा, तो ये दोनों जो विचारधाराएं हैं ये अलग अलग बातों से का सपोर्ट करते थे। एडम स्मिथ ने दोनों चीजों को, ट्रेड को एंड एग्रीकल्चर यानी कि मर्केंटलिज्म और फिजियोक्रेसी, दोनों के विचारों को इंटीग्रेट कर दिया और दोनों को ही इम्पोर्टेंस दिया। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एज सोर्स ऑफ वेल्थ। और उसी समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में और बहुत सारे बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज स्थापित की जा रही थी, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा था, तो उन्होंने उस उत्पादन को भी सोर्स ऑफ वेल्थ के रूप में माना। यानी कि जो ट्रेड है, ट्रेड से जो प्रॉफिट होता है, धन प्राप्त होता है, मींस बेसिकली सोना चांदी गोल्ड प्रेसियस मेटल मिलते हैं। और उसके बाद जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसके साथ साथ जो फैक्ट्री कारखानों में जो वस्तुएं बन रही हैं उसको भी उन्होंने सोर्स ऑफ वेल्थ माना, धन प्राप्त करने का साधन माना। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल टेंजिबल और मटेरियल गुड्स आर वेल्थ। उन्होंने माना कि जो भी वस्तु हम देख और छू सकते हैं, भौतिक है, उत्पादन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मींस ट्रेड करते हैं, वो सारी चीजें वस्तुएं क्या है, धन है, वेल्थ है। और उन्होंने ये भी बताया आगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ द नेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सोसाइटी, किसी भी कंट्री, नेशन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम वेल्थ क्रिएशन यानी कि धन के उत्पादन के साथ या धन के अर्जन और उस धन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो प्रॉपर्टी वेल्थ आ रहा है, धन जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, उसका उत्पादन करने के बाद उसका जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो सोसाइटी की ऑटोमेटिक सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दस द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ शुड बी इंक्रीज। और इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि धन का जो उत्पादन है वो अधिक से अधिक मात्रा में किया जाए, उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए, चाहे वह ट्रेड से हो, एग्रीकल्चर से हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से हो। He identified these three regions for the richness of some countries। उन्होंने देखा, माना, बताया कि कोई कुछ देश क्यों धनी है, और जैसे उस समय यूरोपियन कंट्रीज थे वो डेवलप हो रहे थे, तेजी से रिच होते चले जा रहे थे, तो उन्होंने ये कारण खोज के बताया कि क्यों कुछ देश अधिक धनी है। तो इस 3 रीजन बताए, 1 2 3, ये 3 रीजन है। फर्स्ट इन डिवीजन ऑफ लेबर। उन्होंने बताया कि कोई देश धनी है क्यों, पहला कारण वहां पर जो लेबर है वो डिवाइड कर दिया गया है, यानी काम का बंटवारा कर दिया गया, श्रम विभाजन कर दिया गया है, अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग काम दिए गए हैं। उसके बाद है स्पेशलाइजेशन। जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और उन 100 वर्कर को 10-10 के ग्रुप में इन वर्कर्स को बांट दिया गया है, और वर्कर्स को बांटने के बाद उनको एक खास तरह का काम दिया गया है, तो ऑटोमेटिक सेकंड स्टेप में वो वर्कर क्या हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस पर्टिकुलर काम में। तो दूसरा रीजन उन्होंने बताया स्पेशलाइजेशन, यानी कि विशिष्टीकरण। तो फैक्ट्री और कारखानों में जब श्रम विभाजन करने के बाद श्रम का विशिष्टीकरण किया जाएगा, यानी कि उसको किसी खास काम में परफेक्ट स्किल्ड बनाया जाएगा, तो वो कम समय पर अधिक गुणवत्ता का अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने दूसरा रीजन बताया धनी होने का, स्पेशलाइजेशन। एंड थर्ड वन इज फ्री मार्केट, यानी कि स्वतंत्र बाजार, जहां पर कोई गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस ना हो। और इसको लेजिस्फेरी मीन्स होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पर सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर हो अथवा कम से कम हो। तो तीसरा रीजन उन्होंने बताया फ्री मार्केट, और उस फ्री मार्केट में उन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया। इनविजिबल हैंड मीन्स होता है कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति या शक्तियां जो कि मार्केट में जो डिस्टरबेंस होता है उसको ऑटोमेटिक क्या करती हैं, रिजॉल्व कर देती हैं और अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को वापस इक्विलिब्रियम में। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि किसी भी इकोनॉमी के रिच होने के, अर्थव्यवस्था के रिच होने के ये 3 कारण हैं, और
उस समय यूरोपियन कंट्रीज जो अधिक से अधिक धनी होते चले जा रहे थे, वो उन्होंने ये 3 कारण उनकी संपन्नता के खोजे। इसके बाद अब देखेंगे फीचर्स ऑफ वेल्थ डेफिनेशन। जो धन संबंधी परिभाषा है उसकी क्या मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो पहले मेरिट्स देखेंगे, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मेरिट्स भी लिख सकते हैं, मेरिट्स। तो क्या विशेषताएं हैं, गुण हैं। फर्स्ट वन इज ऑल टेंजिबल गुड्स आर वेल्थ। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सभी टेंजिबल गुड्स को वेल्थ की सोर्स ऑफ वेल्थ माना कि जो भी वस्तुएं हैं जिनको हम देख और छू सकते हैं, चाहे वह एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, ट्रेड से जो वेल्थ जनरेट हो रही हो, वो सारा का सारा क्या है, वेल्थ या सोर्स ऑफ वेल्थ है। दूसरा एम्फेसाइज और वेल्थ, उन्होंने धन के उत्पादन, धन के निर्माण पर अधिक से अधिक जोर, सर्वाधिक उनका जो जोर था, फोकस था, वो क्या था, एम्फेसिस वेल्थ पर था, वेल्थ क्रिएशन, कैसे अधिक से अधिक धन उत्पादन किया जाए और एकुमुलेट किया जाए, धन का संग्रह संचय किया जाए। और संचय धन जो वेल्थ एकुमुलेशन को उन्होंने क्या माना, प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर माना कि कोई देश तभी धनी माना जाएगा उसके पास जितना अधिक धन होगा। और धन को उस समय बेसिकली प्रेसियस मेटल के फॉर्म में ही माना जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना करके सोना और चांदी इकट्ठा किया। व्यापार से वो वहां से बहुमूल्य धातुएं लेकर के अपने देश आए और अपनी फैक्ट्री और कारखानों में बना हुआ माल बाहर के बाजारों में बेचा। अगला विशेषता है इंक्वायर्स कॉज बिहाइंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो ऐसा नहीं उन्होंने धन पर जोर दिया, धन उत्पादन के वेल्थ क्रिएशन के पीछे जो कारण हैं उनके बारे में भी उन्होंने खोज की कि कौन कौन से ऐसे रीजन हैं, जैसे फ्री मार्केटलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारे रीजन्स हैं, उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या रीजन है जिससे कोई देश धनी होते चले जा रहे हैं। इसके बाद नेशंस प्रॉस्पेरिटी डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटीज, ये भी बहुत खास बात है। उन्होंने माना कि कोई भी देश अभी प्रॉस्परस हो सकता है जब वहाँ के इंडिविजुअल्स प्रॉस्परस हो, यानी कि अगर वहाँ के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, वो धनी होंगे व्यक्तिगत रूप से, तो वो नेशन भी धनी ऑटोमेटिक प्रॉस्परस हो। तो इस तरीके से ये इसकी कुछ खास बातें हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे डी। धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती चली गई। तो क्यों, यानी कि इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। उसके रीजन क्या थे, देखिए फर्स्ट वन इज मटेरियलिस्टिक डेफिनेशन, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें उन्होंने केवल भौतिक चीजों को ही, यानी कि जो टेंजिबल गुड्स हैं जिनको हम देख छू सकते हैं, वस्तुओं के उत्पादन को ही उन्होंने धन माना। जबकि सर्विसेज आर इग्नोर्ड, और उन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया। सर्विसेज मीन्स होता है जो डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और सर्विस प्रोवाइड कराने के बदले में पेमेंट लेते हैं और सर्विस का जनरेशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बीमा, बैंक आदि, ये सभी सर्विस की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो इन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया, धन की, प्रॉपर्टी की, वेल्थ की डेफिनेशन से इसको बाहर कर दिया। इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि सर्विसेज का भी तो प्रोडक्शन हो रहा है, वो भी एक्सचेंज हो रही है, उनकी भी अपनी वैल्यू है और इसीलिए उसको भी शामिल किया जाना चाहिए धन की कैटेगरी में। दूसरा है मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ एकुमुलेशन, सबसे अधिक जोर धन के संचय पर दिया गया था। धन वेल्थ क्रिएशन के साथ वेल्थ एकुमुलेशन पर बहुत अधिक जोर दिया गया था कि कैसे दूसरे देशों से व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से धन प्राप्त किया जाए और उस धन का संचय किया जाए। तो धन संचय पर अधिक जोर था और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज विश्व के बहुत सारे देशों में व्यापारिक संबंध बनाए। भारत भी वो इसीलिए आए, भारत के साथ व्यापार किया और भारत से बड़े पैमाने पर सोना यहाँ से वो अपने देश ले गया। सभी लोग जानते हैं कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत गोल्ड था। लेकिन जो ट्रेड रिलेशन यूरोपियंस ने यहाँ पर स्टैब्लिश किए उस के चलते बहुत सारा, और उसके बाद जब रूल किया ब्रिटिश ने, तो वो सारा धन या जो सोना चांदी प्रेशियस मेटल्स हैं वो जाकर के भेज दिए गए यूरोपियन कंट्रीज में, ब्रिटेन में बेसिकली। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन हु वर्क फॉर हिज सेल्फ इंटरेस्ट। इसमें माना गया इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट्स को अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया कि जो व्यक्ति है वो केवल धन उत्पादन करने के उद्देश्य से ही कोई कार्य करता है और वो केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, स्वयं के लाभ के लिए ही काम करता है। अगर किसी एक्टिविटी में उसको
खुद का लाभ है तभी वो उस कार्य को करेगा। यानी कि इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया, जबकि रियलिटी में मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए या केवल धन प्राप्त करने के लिए ही कार्य नहीं करता है। बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करता है या अपने मनोरंजन के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अच्छा पेंटर है और वो पेंटिंग बना रहा है, उससे कोई भी उसको धन प्राप्त नहीं हो रहा, वो अपनी खुशी के लिए, अपनी कुछ क्रिएटिव करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए वो कार्य कर रहा है। या कुछ व्यक्ति जो सोशल वर्कर होते हैं, वो समाज की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो उनका उद्देश्य भी वहाँ पर धन कमाना नहीं होता, वो इकोनॉमिक मैन नहीं होते हैं वहाँ पर, वो सोशल मैन होते हैं, एक तरह से सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, केवल अपने इस लाभ के लिए काम नहीं करते। तो इस तरीके से इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाने लगी कि इस कॉन्सेप्ट ने जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, उसको एक इकोनॉमिक मैन बना दिया। अगला है एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज्ड इन यूरोप। और जब ऐसा माना जाने लगा कि धन पर ही अधिक जोर दिया जाने लगा, तो जो पूंजीपति थे बड़े बड़े, वो क्या करने लगे कि जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जो छोटे किसान हैं, उनका शोषण किया जाने लगा, क्योंकि प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन का अर्जन करना। एनी हाउ धन, वेल्थ क्रिएट होना चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए। वेल्थ क्रिएट कैसे होगा? मोर प्रोडक्शन से। जितना अधिक धन उत्पादन होगा उतना ही वेल्थ क्रिएशन होगा। तो इसीलिए जो खेतों में मजदूरों का फैक्ट्रीज में शोषण होने लगा, उनको कम से कम मजदूरी पर अधिक से अधिक घंटे कार्य करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। और इस तरीके से धीरे धीरे इन सारे पॉइंट्स को लेकर के इस कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की वेल्थ डेफिनेशन है, उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा और इकोनॉमिक को एक गंदा विज्ञान माना जाने लगा, डिसमल साइंस, जिसमें व्यक्ति को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है और केवल धन को ही अधिक इंपॉर्टेंस दे करके दिस व्यू पॉइंट केम अंडर क्रिटिसिज्म बाय मिडिल एंड लेट 19th सेंचुरी। और इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो व्यूज हैं, ये जो व्यू पॉइंट्स हैं, ये क्रिटिसिज्म के अंतर्गत आ गए, यानी कि आलोचना इनकी चारों तरफ होने लगी। और ये टाइम पीरियड था मिडिल एंड लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 के बाद 1776 में इकोनॉमिक्स का एक तरह से हम कह सकते हैं कि जन्म हुआ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ थे और इसके बाद उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए और उनके फॉलोअर्स ने लगभग 1850 तक, मीन्स आप देखें तो 50 से 75 साल तक ये कॉन्सेप्ट जो है सोसाइटी में अपना डोमिनेंस बनाए रखे। लेकिन उसके बाद इसमें जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी, जो इसकी डीमेरिट्स थी, उनके चलते ये आलोचना की जाने लगी और एक नया कॉन्सेप्ट आया इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने का, जिसको कहा जाता है कि वेलफेयर कॉन्सेप्ट या वेलफेयर डेफिनेशंस। और उसके जो मेन प्रमोटर थे या जो फाउंडर थे, वो अल्फ्रेड मार्शल हैं। तो वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक।